हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज का। और ये एमसीक्यू जीके और साइंस के रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ आपको करंट अफेयर भी देखने के लिए मिलेगा। ये जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा, ये 17 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी को लेकर है। ये जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर, और ये हर दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार यानी दिल्ली डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये रखने वाले थे ऐबक, है ना। ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। इसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कौन करवाता है? तो पूरा करवाएंगे इल्तुतमिश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा। और कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक होता क्या है कि कुतुब मीनार की 4थी मंजिल पे बज्जड़ गिर जाता है और उसी को मरम्मत करवाने के चक्कर में 4थी मंजिल को तोड़ा जाता है और उसकी जगह 4थी और 5वीं मंजिल बनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला बादशाह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है नहर निर्माण शैली का जन्मदाता। तो ये भी बात एक याद रखिएगा। बातें तो ढेर सारी है, अगर वो करने लगेंगे तो हमारा सेट अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री का है। तो इसका निर्माण कराएंगे नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन से क्या क्या क्वेश्चन आता है? तो नरसिंह वर्मन किस वंश से हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पल्लव वंश से थे हमारे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन ने हराया था। नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण की थी जिस उपाधि का नाम है महामल्ल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन ने। तो रथ मंदिर हमारा कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका निर्माण हमारे नरसिंह वर्मन करवाएंगे। पुलकेशिन द्वितीय किसको पराजित करेंगे? हर्षवर्धन को पराजित करेंगे। और किस नदी के किनारे करेंगे? तो नर्मदा नदी के किनारे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बता दीजिए बच्चों का शोषण किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट्स कितने में है? तो पार्ट्स 3 में फंडामेंटल के बारे में बात किया है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल राइट पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। अभी कितने हैं? तो अभी 6 हैं। और ये जो अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको पता होगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत आता है। और आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 में बात कही गई है कि बच्चों को खान या कारखाने में या कहीं पे अगर काम करवाते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष डिसाइड की गई है ना। अगर 17 का बात करें तो अनटचेबिलिटी है। यहाँ पे बात किया गया छुआछूत के बारे में, पता होगा आपको। 18 का बात करें तो यहाँ दिया गया है उपाधियों का अंत, है ना। उपाधि मतलब क्या? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, है ना। उपाधियों के अंत के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और तीनों क्वेश्चन आई होप कि आपका सही हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे तो आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करना, ठीक है। कमेंट में आप लोग आंसर करते नहीं हो। अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? फोर्ट विलियम के बारे में जानते होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में बंगाल का शासक था जिनका नाम था सिराजुद्दौला, आपको याद होगा। और सिराजुद्दौला कलकत्ता पे आक्रमण करेंगे और उसका नाम रख देंगे अलीनगर। और अलीनगर की संधि होती है 1756 में। और 1756 में एक और घटना होता है जो बड़ा फेमस घटना इतिहास का, जिसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना। इस घटने में
46 अंग्रेजों को कैद किया जाता है और इसमें से अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित रहते हैं, जिसमें एक हॉलवेल रहता है अंग्रेज और वही ये स्टोरी सुनाता है ना। सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि भी करेंगे और सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी का युद्ध में भाग लेंगे। क्वेश्चन आपसे यह है कि प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया जा रहा था? इसका आंसर जरा आप हमें कमेंट में दीजिएगा। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा था? ये हमें आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, किस वर्ष? और दिवस से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्शन है 22 मई, 22 मार्च, 15 नवंबर और 21 मई। तो जल्दी से इसका ऑप्शन लगाना, आंसर लगाना। संभव हो सके तो कमेंट में इसका आंसर करते चले जाना मेरे से पहले, ठीक है। इसका आंसर होगा 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर 22 मार्च के बारे में देखें तो 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। और बार बार पूछता है बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल को बिहार से अलग किया गया था। और 1936 में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ है ना। ये बातें भी जरूरी है। और अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ये भी आपको पता होगा, है ना। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। तो ये जितनी बातें मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कीजिए, एग्जाम में ये सारी बातें पूछी जाती हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है ना। तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। 21 मई को विश्व कविता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सेट देखना होता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो मैं सिर्फ सेट का आंसर मारूंगा और निकल जाऊंगा। और कुछ बच्चे को एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा कमेंट में हमें आप जरूर बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद के 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है, यानी छोटे छोटे स्लाइड होते हैं इस तरीके से, और इस पे रक्त की बूंद रखी जाती है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? स्कंद मतलब होता है जमना, कौन सा नहीं जमेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सीरम, प्लुमिनरी धमनी, प्लुमिनरी सिरा या रक्त प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा सीरम। सीरम एक ऐसा रक्त में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है जिसमें फाइब्रिनोज नहीं पाया जाता है, और फाइब्रिनोज की कमी के कारण ये जम नहीं पाता है। और अगर बात करें रक्त में, तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। फाइब्रिनोज होता है जो रक्त को जमाने का काम करता है। अब एक और बातें आती है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हिपैरिन, है ना। हमारे शरीर में के रक्त में हिपैरिन मौजूद होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। और अगर आपको सांप काट लिया तो सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो रक्त को जमा देगा, है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? निकटतम दूरी यानी गर्मी का समय उत्तरी गोलार्ध में, है ना, और गर्मी का समय जून जुलाई में पड़ता है। तो उस हिसाब से आंसर जाएगा जुलाई। यानी कितनी जुलाई को एग्जैक्ट देखें तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी 9.4 करोड़ मील होता है। यहाँ पे हम मील का बात कर रहे हैं, किलोमीटर का नहीं। और अगर सबसे अधिक दूरी के बारे में पूछा जाए तो अधिक दूरी होती है 3 जनवरी को। और कितनी दूरी होती है? सॉरी, यहाँ 9.15 होगा और अधिकतम में 9.45 करोड़ मील होगा, ठीक है। तो अगर न्यूनतम पूछे तो जुलाई का 4 जुलाई, और अधिकतम पूछे तो 3 जनवरी। अच्छे से याद रखिएगा। इसी समय ना उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है दूर रहने के कारण, और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है नजदीक रहने के कारण। तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास करता है यानी फास्टिंग में है, तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी? ऑप्शन है वसा, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या कोटोन। कोटोन नहीं, ये कीटोन होगा। तो होता ऐसा कुछ है कि जब हम कोई लोग भूखा रहता है
तो हमारा शरीर प्रचुर मात्रा में जो वसा एब्जॉर्ब होता है उसको सोखना शुरू कर देता है, और जब वसा जलने लगता है ना तो एक कीटोन उत्पन्न होता है, और कीटोन मूत्र मार्ग के जरिए जाकर पेशाब में मिल जाता है, मूत्र में मिलता है और वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इसका आंसर होगा कीटोन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? सेलबास, स्टेपी, बेल्ड और डाउन्स। तो इसका आंसर हमारा होगा क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमारा जाएगा सेलबास। ठीक है, आगे चलते हैं। घास के मैदान से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। पेरियार के बारे में पूछता है, पंपास के बारे में पूछता है ना। ठीक है, आगे। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स के घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? शीतल मतलब ठंडी, एक गर्म जलधारा होती है और एक शीतल जलधारा होता है। अगर ये दक्षिण अटलांटिक यानी दक्षिण इसमें ऐड नहीं करता ना तो दो आंसर हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं, लेकिन दक्षिण ऐड किया है तो होगा वेनेजुएला। और ये जो अंगुलहास धारा देख रहे हैं ये भी ठंडी जलधारा ही है, और ये भी अटलांटिक महासागर का ही है, लेकिन ये दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला धारा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से बीपीएससी में एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक नहर के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर की स्थापना की गई थी 1869 में, और स्वेज नहर को खोला गया था 1872 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया जाएगा। और स्वेज नहर की लंबाई कभी कभी पूछा जाता है 168 किलोमीटर है। गहराई अगर पूछ दे तो 16.5 मीटर है स्वेज नहर की गहराई। स्वेज नहर किसके किसके बीच है, कौन कौन से के बीच? तो इधर है यूरोप और नीचे का क्षेत्र है अफ्रीका, और यहीं पे स्वेज नहर है। ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी, इसी को दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे कॉल नहीं होगा, कील नहर होगा, और कील नहर दुनिया की सबसे व्यस्त नहर में आती है। और ये किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है ना। पनामा नहर को 1914 में खोला गया था, और सू नहर जो है वो यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वेज नहर, पोतवाहक। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत की भागीदारी कितनी है? कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम काफी इजी रहेंगे, देखते के साथ मार दोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में नहीं बनता है। बीपीएससी में कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा ना तो 12 से 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं छू सकते हैं उसको, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया बीपीएससी में। इसका आंसर होगा 4.0। अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत के पास जनसंख्या कितना है पूरे विश्व का? 17.5%। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बारे में, है ना। अगर जनसंख्या घनत्व देखें भारत का 2011 के अनुसार, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार आगे है। कितना है जनसंख्या घनत्व? इतना है ना। अगर बात करें बिहार का तो लिटरेसी रेट में बिहार कितना है? सबसे नीचे है। और जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में भी भारत में यूपी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर हमारा राज्य अपना बिहार आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजी करती है? तो सबसे अधिक पानी काली मिट्टी संजोती है। ऑप्शन में काली है नहीं, तो काली की मिट्टी के बाद होता है क्ले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी भीगने के बाद चिपचिपी हो जाती है ना, और सूखने के बाद इसमें दरार पड़ जाते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जिसे एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध पाया जाता है किसके कारण? तो लहसुन में विशिष्ट गंध पाया जाता है सल्फर के कारण। और सल्फर का इस्तेमाल वल्कनीकरण में किया जाता है, यानी रबड़ को मुलायम करने में भी सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर एक यौगिक है ना। अंडा भी जब सड़ता है ना तो वो सल्फर का गंध ही देता है। लहसुन, अंडा, रबड़ के वल्कनाइजेशन में ही सल्फर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सब जानते हैं 5 जून को मनाते हैं, ये सबको पता है।
23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, ये आपको पता होगा, किसान दिवस। और किसान दिवस क्यों मनाते हैं? तो चौधरी चरण सिंह की याद में उन्हीं की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मात्र 1 से 2% जो भाग होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गए पौधों और उनके खाद्य भाग को युग्म को मिलाइए, कौन सही है? बीच में हाइफन नहीं दिया गया, हम लोग दे देते हैं डैश। तो देखिए आलू दिख रहा है, मूल, मूल मतलब होता है जड़, तो आप सब जानते हैं कि आलू जड़ नहीं है, तो आंसर यही होगा। यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया हुआ था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको पता है कि प्रोटीन से हमें तो ऊर्जा मिलती नहीं है, प्रोटीन सेल फॉर्मेशन का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है फैट में। बसा 1 ग्राम जलने से 9.3 कैलोरी हमें हासिल होती है, ठीक है, और ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बसा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी मतलब उसे कहते हैं जो समाप्त होने वाला बल है। तो चुंबकीय बल को क्षयकारी बल कहा जाता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। घर्षण बल के बारे में जानते होंगे, घर्षण बल गति का विरोध करता है ना, घर्षण बल गति का विरोध करता है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन विधि के द्वारा होता है ना, ऊर्जा का संचालन जो होता है वो कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने की प्रक्रिया है? तो जल से जीवाणु को मुक्त करने की प्रक्रिया ओजोन के द्वारा भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड के द्वारा भी होता है, और क्लोरामीन के द्वारा भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो अगर आप पढ़े होंगे पेट्रोल का प्रभाजी आसमन, तो उसमें देखे होंगे कि पेट्रोल में ब्यूटेन पाया जाता है ना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है ना, और यही ब्यूटेन जो है वो पेट्रोल में योगदान देता है। तो ये जो ऑक्टेन संख्या है ये पेट्रोल में इसका योगदान होता है। अब बात करें किरोसिन का, तो किरोसिन में तो अपना कोई गंध नहीं होता है ना, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट, लंबी दूरी का रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी, और ऑप्शन में दिया है भूतरंगीय, दृष्टि रेखा, आयन मंडलीय या उपग्रह संचार। तो आप वायुमंडल के बारे में पढ़े होंगे, अर्थ के बारे में पढ़े होंगे। हमारा जो अर्थ है इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है ना, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। ये हमारा मध्य मंडल आता है, मीजोस्फेयर का क्षेत्र आता है, और इसके ऊपर होता है आयनोस्फेयर, और यहीं पे सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल में सैटेलाइट छोड़ा जाता है और बैठे बैठे अपने घरों में हम दूसरी जगह की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि रेडियो प्रसारण कहाँ होता है? तो आयन मंडल में। ओजोन के बारे में पूछता है, ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। और ओजोन का सूत्र कभी कभी आपसे पूछ लेगा, तो O3, और समताप मंडल में ही प्लेन उड़ते हैं, है ना। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, इसमें मौसमी घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं, और अगर धरती से 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाइएगा तो -1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा डिक्रीज करता है। ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं या सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट। देखो पानी में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। अगर पानी को आप उबाल देते हो और कठोरता समाप्त हो गई तो वो अस्थायी होगा, लेकिन अगर अस्थायी कठोरता है, अस्थायी कठोरता, तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के चूर्ण मिलाना पड़ेगा, तो कठोरता दूर हो जाएगी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन पूछ रहा है शराब पीकर वाहन चालक को श्वसन परीक्षण के लिए यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करते हैं। यातायात पुलिस होता है ना, जो गाड़ी से लोग चलते हैं उसको शराब के लिए देखते हैं, चेक करके मुंह में फूंकने के लिए बोलते हैं, उसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमारा इस्तेमाल होता है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छे से याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है। तो गैस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है एसेटिलीन को। प्रोपेन और मीथेन तो जाएगा नहीं, ये दोनों तो वैसे ही। अगर आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हो तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, 50-50 पे पहुंच के आंसर मार दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, इसमें कौन सा अम्ल ऐसा है जो हाइड्रोक्सी समूह का है। तो हाइड्रोक्सी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले हो, तो इसमें हाइड्रोक्सी समूह का अम्ल है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलो हम ही बता देते हैं। C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो अद्वैत दर्शन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसके संस्थापक थे हमारे शंकराचार्य साहब। नेक्स्ट, सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करेंगे, मदन मोहन मालवीय, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी ने वंदे मातरम संपादक किया था। ये क्रांतिकारी पत्र के बारे में पूछ रहा है। अब वंदे मातरम हमारा देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, तो वो राष्ट्रीय गीत मत समझ लेना। अगर राष्ट्रीय गीत समझ लोगे तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी को ढूंढना पड़ेगा, और ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी कहीं नहीं दिख रहा है ना। ये क्रांतिकारी पत्र के बारे में पूछ रहा है, और मैं 100% दावा करता हूं कि अगर यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी होते तो आप आंसर वही ले लेते, है ना। यहाँ पे क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम की बात कर रहा है, और इसके जो थे व्यक्ति उनका नाम था मैडम रुस्तम भिकाजी कामा। यहाँ पे मैडम भिकाजी कामा लिखा है ना, इनका पूरा नाम था मैडम रुस्तम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा मिशन आया था, क्रिप्स, कैबिनेट, बेवेल या साइमन। कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना। कैबिनेट मिशन आएगा। स्टेफर्ड, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और क्या थे, 3 व्यक्ति थे, नहीं, साइमन का मिशन वापस आएगा। कैबिनेट मिशन नहीं आएगा। कैबिनेट मिशन 1947 में आता है। कैबिनेट मिशन के जरिए हमारा वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट मिशन के जरिए संविधान का बनाने का अलाउ किया जाता है ना। तो यहाँ साइमन का मिशन आने वाला है। साइमन का मिशन आया था 1946 में, सर साइमन की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना जी, कैबिनेट या साइमन होगा, दोनों में से एक होगा। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम से क्वेश्चन पूछता है, द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। द्वैत शासन मतलब क्या होता है, द्वैत शासन मतलब होता है कि हमारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अलग अलग कर देना। तो ये हुआ था 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो गणतंत्र मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। गणतंत्र मतलब होता है जिसका अपना संविधान, है ना। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दुनिया में यानी इतिहास में सबसे पहला गणतंत्र क्षेत्र कौन सा था। तो 16 महाजनपद पढ़े होंगे, और 16 महाजनपद में जो हमारा वज्जी महाजनपद था, जो बिहार के वैशाली क्षेत्र में स्थित है, वो हमारा पहला गणतंत्र क्षेत्र था। तो याद रखिएगा, गणतंत्र उसे कहते हैं जहां वंशानुगत शासन नहीं होता है। आगे चलते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक के रख सकता है। यहां बात कर रहा है साधारण विधेयक का और विधान परिषद का। तो पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो क्या बिहार में विधान परिषद है? बिल्कुल हाँ, बिहार विधान परिषद कहाँ है? बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये 6 राज्य में विधान परिषद है। और विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक कर रख सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकता है।
अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है ना कि विधान परिषद को पहले 3 महीने का मौका दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको विधेयक लौटाना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर राज्य विधान परिषद विधेयक नहीं लौटाता है तो 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी टोटल 4 महीने का टाइम दिया जाता है। और अगर इसके बाद भी विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाया तो विधानसभा मान लेती है कि विधान परिषद विधेयक को पास कर दिया। और धन विधेयक के मामले में बात करें तो विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो 14 दिन से ज्यादा रोक के नहीं रख सकता। आगे डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज्य की सिफारिश की थी उसकी सभापति कौन थे? पंचायती राज्य व्यवस्था। तो पंचायती राज से तो ढेर सारे और पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एकदम ज्वलंत टॉपिक में आता है ये। पंचायती राज्य के बारे में पहले भाग पूछता है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य के बारे में जिक्र किया गया है? तो भाग देखे तो 9। इसके बाद पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची के तहत व्याख्या किया गया है? तो अनुसूची 11 है ना, और 12 में नगर पालिका है। पंचायती राज के बारे में पूछता है कि ये कहाँ पे इंगित है? तो आर्टिकल अगर हम 40 देखेंगे जो हमारा डीपीएसपी है वहां पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243A 243B इस तरीके से करके टोटल 16 आर्टिकल आते हैं पंचायत में, है ना। और पंचायत समिति के बारे में सबसे पहले जिक्र करने वाले थे हमारे बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति जो आया था वो आया था 1957 में। अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात किए थे। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है, यानी ये ना तो पूंजीवादी है ना तो समाजवादी है, ना तो इस पे सरकार का अधिकार है ना तो इस पे प्राइवेट कंपनियों का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। पिछड़े देशों में रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान से बड़ा क्वेश्चन आता है जी। रोलिंग प्लान का सुझाव देने वाले थे मिर्डल के द्वारा। ठीक है, जी मिर्डल। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत क्या है? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो तेंदुलकर समिति ने 2011 में अपना रिपोर्ट पेश किए थे और इन्होंने बताया था कि भारत में लगभग 30%, ये नहीं होगा, सॉरी नहीं, यही होगा, 21.9% लोग लगभग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। ठीक है, जिसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है? खिलाड़ी, खो खो, रग्बी, फुटबॉल। खो खो में कितना खिलाड़ी होता है जी? 9 होगा। हॉकी में कितना होता है? 11। रग्बी फुटबॉल में 15 और फुटबॉल में भी होता है 11। तो अब बता दो सबसे ज्यादा किस में है? तो सबसे ज्यादा है रग्बी फुटबॉल में। इसके अलावा पूछता है किसके बारे में? तो बेसबॉल के बारे में आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा आपको वॉलीबॉल के बारे में पूछ लेगा, वॉलीबॉल, बेसबॉल, और एक और है बास्केटबॉल। ये चारों के बारे में पूछेगा कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जरा आप हमें बताना कितनी कितनी होती है। बास्केटबॉल में 5 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, बेसबॉल आपके लिए छोड़ते हैं, आंसर आप हमें कमेंट में देना। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला NPA स्टैंड फॉर, ये पूछता है ना एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो बैंक 1 महीने के अंदर अंदर वापस रिकवर नहीं कर पाती है उसे NPA की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन, रमन इफेक्ट की खोज किस दिन किया था और उसी दिन हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान, इससे बढ़िया सीधा सीधी पूछ देते हैं विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से मतलब टाइम खाली खाना है। विज्ञान दिवस नहीं जानते आप लोग? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, CV रमन के बारे में दिया है तो ये ठीक है कि विज्ञान दिवस CV रमन की याद में मनाते हैं। अब CV रमन से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, CV रमन को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1930 में इन्हें पहले नोबेल प्राइज दिया गया और 1954 के आसपास में इन्हें भारत रत्न दिया गया था CV रमन को। ठीक है, रमन इफेक्ट के कारण। आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी किस राज्य के थे? गुजरात के थे। किस भाषा में लिखेंगे? गुजराती भाषा में लिखेंगे, खत्म हो गया। हर चीज के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ढूंढने मत लगना मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ना, गुजराती वो पसंद करते थे। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो ये कोई तुक बनता है टाइलर पुरस्कार पूछने का, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है। अब आंसर आप लगा लिए होगे ना, इलिमिनेट करके लगा सकते हो, नहीं होगा इलिमिनेट, सोचना भी नहीं। अगर आप नहीं जानते तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव है 1/3, 3 गलत कीजिएगा 1 सही चला जाएगा। टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? मयूर सिंहासन पता है ना, शाहजहां बैठते थे। और करनाल का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। नाम तो सुने होंगे, कुछ लोग तो सुने होंगे। कब होता है? 1739 में। और किसके किसके बीच होता है? तो नादिर शाह होते हैं और मोहम्मद शाह होता है, रंगीला बादशाह, और उसी के बीच होता है करनाल का युद्ध। और इसी युद्ध में तख्ते ताउस को उठा के लेके चला जाया जाता है, जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा होता है। तो ये जो तख्ते ताउस होता है वो दिल्ली के लाल किले में इसे रखा जाता है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, 20 रुपए के नोट पे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? और ये 20 रुपए का नोट पता है, देख लो ना, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। 10 रुपए का नोट पे होता है हमारा एलोरा की गुफा, 20 रुपए के नोट पे होता है हमारा किस चीज का, वो क्या कहते हैं हमारा, अरे अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपए का नोट, पुराना वाला नोट पे होता है माउंट हैरियट का चित्र, जो पुराना वाला था। माउंट हैरियट जो है उनका चित्र, उसका चित्र होता है, ये ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन जो नया वाला 20 का नोट है उस पे किसी और चीज का चित्र होता है, अभी मैं उसको भूल रहा हूँ, आउट ऑफ सडन मेरे दिमाग से निकल गया। क्वेश्चन आता है 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट और 2000 का नोट। तो 2000 के नोट पे तो मंगलयान का चित्र होता है। 500 के नोट पे अगर देखें तो लाल किला का चित्र था। 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र था, है ना, मंगलयान का चित्र। रानी के बाब के बारे में पूछता है कि रानी की बाब, तो रानी की बाब हमारा इस पे होता है, 200 के नोट पे होता है रानी की बाब। देखते हैं एक बार रिकॉल करके, शायद याद आ जाए। नहीं, 50 रुपए का नोट पे हम्पी के खंडर का चित्र है, हम्पी की खंडर, देख लेते हैं शायद याद आ जाए। 20 रुपए के नोट पे 10 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा का चित्र है। 20 रुपए का नोट हम बोल रहे हैं कि 20 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? एलोरा की गुफा। अच्छा, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा है, चलो ठीक है, मिस कर गया हम। 20 रुपए के नोट पे ही हमारा चित्र है एलोरा की गुफा का, ठीक है। बच्चा भी पीछे से बता दिया एलोरा की गुफा, बाकी तो ठीक है, ये सारा ठीक है। मंगलयान, लाल किला, रानी की बाब, हम्पी का खंडर और एलोरा की गुफा। 10 रुपए का चित्र जो है हमारा, एक बचा 10 रुपए का, एक बचा 100 रुपए का। तो यार ये दोनों ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन रह गया, दोनों का आंसर हमें कमेंट में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो तारापुर रसिया की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बताना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आगे चलते हैं। हाल ही अब करंट का क्वेश्चन आ रहा है, और करंट के यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, आराम से करना। करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा IIT है जो 6G इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया जा रहा है? ये कौन सा IIT है? तो इसका आंसर होगा IIT रुड़की, ठीक है। ये 6G विकसित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। IIT रुड़की या IIT इंदौर? IIT रुड़की होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, रुड़की होगा या इंदौर, देख लेना इन दोनों में कौन है, ठीक है। रुड़की या इंदौर, चेक कर लेना एक बार। अगला, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? अभी नाइजीरिया गए थे हमारे मोदी साहब, और यहीं पे इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को अभी मनाया गया। तो अब सोच लो कि आज कितना नवंबर है, ये करंट अफेयर किस दिन का है। तो सेट में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन करंट के मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, तो उतना आप कर सकते हो हैंडल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यूनिकॉर्न समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और जापान के बीच में।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो लाइक कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के फॉर्म में दिया हूं तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। एक दो क्वेश्चन था छूट रहा था, 10 रुपए का नोट और 100 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र होता है, आउट ऑफ माई माइंड हो गया था, इसलिए वो उसका आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं चेक करने के लिए बोले एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गलत जानकारी से बेहतर है कि हम उसको चेक कर लें। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, क्लासेस फ्री है। और अगर सेट लगाना चाहते हैं क्वेश्चन का, हर दिन सेट लगाना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेज में, तो आप 2 से 4 आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।